प्रस्तुत है कार्यक्रम शिक्षा वाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी एवं शिक्षा विभाग राजस्थान की संयुक्त प्रस्तुति है। लिए क्या क्या लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम सुनेंगे मीना की कहानी, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी पौधे की तरह। उसके बाद हम लेकर आए हैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का पाठ 6, बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, जिसे प्रस्तुत करने आएंगे अध्यापक डॉक्टर देवेंद्र राठौड़। उसके बाद हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं विज्ञान का पाठ 6, जैव प्रक्रम, जिसे प्रस्तुत करने आएंगी अध्यापिका वेंकटेश्वरी पानेरी। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं बच्चों और शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। और सबसे पहले हम चलते हैं मीना की दुनिया में और सुनते हैं मीना की कहानी पौधे की तरह। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों। भाई कल रात को मैंने एक शेर लिखा, जंगल का राजा शेर नहीं, शायरी वाला शेर। तो अर्ज किया है यही दुआ मांगता हूँ मैं रब से, यही दुआ मांगता हूँ मैं रब से, कि मैं रोज यूं ही मिलता रहूं आप सबसे। वाह 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 वाह। चलो इसी बात पे मिलते हैं मीना से। मीना मीना, लेकिन ये मीना, हाँ वो रही अपनी क्लास में। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पे गोल गोल घूमती है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ होता है दिन, और दूसरे भाग में होती है रात। बिल्कुल ठीक। इसी कारण अलग अलग देशों का समय एक दूसरे से अलग होता है। बहन जी, कोई उदाहरण दीजिए ना। ठीक है दीपू, उदाहरण के तौर पर जब भारत में दिन होता है तब अमेरिका में रात होती है। मैं चाहती हूँ कि हमारी क्लास के 2-2 बच्चे एक चार्ट पर 4 घड़ियाँ बना के 4 अलग अलग देशों के समय बताएं। इसके लिए मैं तुम्हें 2-2 की टीम में बांट रही हूँ। हर टीम को अपना चार्ट बनाने के लिए 1 दिन का समय मिलेगा। टीमें इस प्रकार हैं: मोनू और दीपू, सुमी और गोलू, मीना। बहन जी ने पूरी क्लास को 2-2 की टीम में बांट दिया। हर एक टीम ने अपने अपने चार्ट के बारे में सोचना शुरू किया। मीना और सोमा की टीम भी अपनी तैयारी में लग गई। सोमा, हम चार्ट पे बनाएंगे अमेरिका, जापान, इंग्लैंड और चीन की घड़ियाँ। क्या सोच रही हो सोमा? मीना, मैं सोच रही हूँ कि जो लोग पूरी दुनिया की सैर करते हैं उन्हें कितना मजा आता होगा। सो तो है। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं भी पूरी दुनिया घूमूं। पूरी दुनिया घूमूं, खुशी में झूमूं। तुम ऐसा कर सकती हो सोमा। सच मीना? वो कैसे? कैसे कैसे कैसे? हाँ, अगर तुम पढ़ लिख के पायलट बन जाओ तो फिर तुम्हें अपना हवाई जहाज लेके अलग अलग देशों में जाना पड़ेगा। बस ऐसे ही हो जाएगा तुम्हारा विश्व भ्रमण। और फिर आधी छुट्टी के समय जब सोमा स्कूल के मैदान में मीना के आने का इंतजार कर रही थी तो सोमा, सोमा। माँ यहाँ क्या कर रही है? पारो भी उनकी गोद में है। क्या बात हो सकती है? सोमा, आ रही हूँ माँ। माँ, तुम यहाँ स्कूल में क्या कर रही हो? सोमा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे तुम्हारे पिताजी का हाथ बटाने
अभी इसी वक्त खेत जाना है, इसलिए पारो को तुम संभालो। और पारो को? लेकिन माँ, मैं पारो को स्कूल में नहीं रख सकती। तुम खुद ही देखो ये कितनी जोर जोर से रो रही है। अगर मैं इसे अपने साथ क्लास में ले गई तो सब बच्चे परेशान होंगे। और तुम इसे क्लास में नहीं ले जा सकती तो घर ले जाओ। घर? लेकिन माँ, अभी तो स्कूल का आधा दिन पड़ा है और फिर आधी छुट्टी के बाद बहन जी हमें विज्ञान का एक पाठ भी पढ़ाने वाली है। अगर मैं घर चली गई तो। बात को समझो सोमा, मेरा खेत पे जाना बहुत जरूरी है। तुम्हारे पिताजी को बहुत काम है, वो अकेले इतना सब कैसे करेंगे? ठीक है माँ, मैं आपकी बात समझ गई। शाबाश, पारो को लो और घर जाओ और इसका ध्यान रखना। हाँ, और घर जाके पौधों को पानी भी दे देना। ठीक है माँ। सोमा पारो को लेके अपने घर चली गई और फिर स्कूल की छुट्टी के बाद मीना सोमा के घर पहुंची। सोमा, तुम अचानक कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें पूरे स्कूल में ढूंढा, लेकिन तुम कहीं भी। मीना, माँ स्कूल आई थी, उन्हें खेत जाना था पिताजी की मदद करने के लिए, इसलिए उन्होंने मुझे पारो को लेकर घर जाने को कहा और मैं घर चली गई बिना किसी को बताए। हाँ मीना, अब मैं कुछ दिन स्कूल नहीं आ पाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगले कुछ दिन माँ को रोज खेत पे जाना होगा। और जो चाट हमें बनाना था वो? मीना, तुम बहन जी से कह के किसी और की टीम में शामिल हो जाओ, क्योंकि पारो को संभालने और घर के बाकी कामों से मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। लेकिन सोमा, अगर तुम। ओहो, क्या हुआ? माँ ने पौधों को पानी देने के लिए कहा था। तुम बैठो, मैं पौधों को पानी दे के अभी आती हूँ। नहीं सोमा, मैं चलती हूँ, देर हो गई तो माँ चिंता करेंगी। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके स्कूल आने की कोशिश करना। हाँ ठीक है मीना। इस बात को पूरे 2 हफ्ते गुजर गए और इन 2 हफ्तों में सोमा एक दिन भी स्कूल नहीं गई। उसे घर पे रुक के अपनी छोटी बहन पारो और अपने पौधों का ख्याल जो रखना था। और फिर 2 हफ्ते बाद सोमा स्कूल तो गई, लेकिन थोड़ी देर में वापस घर आके पारो के साथ खेलने लगी। सोमा, तुम स्कूल से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो बेटा? आखिर बात क्या है? माँ, बहन जी जो पाठ पढ़ा रही थी वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं उनकी क्लास खत्म होते ही चुपचाप वापस आ गई। इसमें वापस आने वाली क्या बात थी सोमा? अगर पाठ समझ नहीं आ रहा था तो तुम बहन जी से कह देती। नहीं माँ, मेरे अलावा बाकी सब बच्चों को पाठ समझ आ रहा था। अगर मैं बहन जी से कहती कि सिर्फ मुझे पाठ समझ नहीं आ रहा तो सब मेरा मजाक उड़ाते। इससे अच्छा तो मैं घर पे रुक के पारो और पौधों का ख्याल रखूं। उस दिन से सोमा स्कूल तो जाती, लेकिन कुछ ही देर में घर वापस लौट आती। मीना ने सोमा से बहुत बार कारण जानने की कोशिश की, लेकिन सोमा ने उसे कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन मीना अपनी माँ को लेके सोमा के घर आई। नमस्ते माला बहन। अरे मीना की माँ, नमस्ते नमस्ते, आओ। नमस्ते चाची जी। नमस्ते मीना बेटी। माला बहन, मीना बता रही थी कि कुछ दिनों से सोमा स्कूल से जल्दी वापस लौट आती है। अब क्या बताऊं, मैं खुद इस बात से बहुत परेशान हूँ। बिल्कुल मुरझा सी गई है मेरी सोमा। बुरा मत मानना बहन, लेकिन पारो को तो तुम बालवाड़ी में भी छोड़ सकती हो। फिर उसकी वजह से सोमा की पढ़ाई में समझौता क्यों? ऐसी बात नहीं है मीना की माँ। पारो की वजह से तो सोमा सिर्फ 2 हफ्तों के लिए स्कूल नहीं गई थी, क्योंकि तब मुझे खेत पे जाना पड़ता था। लेकिन अब तो मैं घर पे ही होती हूँ। फिर भी सोमा बिटिया, क्या बात है, तुम्हारा स्कूल में मन क्यों नहीं लगता? चाची जी, आजकल बहन जी क्लास में क्या पढ़ाती है मुझे कुछ समझ नहीं आता। वो इसलिए सोमा बिटिया क्योंकि तुम पूरे 2 हफ्तों तक स्कूल नहीं आई। मैं कुछ समझी नहीं। माला बहन, ये बहुत जरूरी है कि बच्चे रोज स्कूल जाएं, बिना एक भी छुट्टी किए, क्योंकि अगर एक भी क्लास छूटी समझो ज्ञान की कड़ी टूटी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम अपने पौधों को रोज पानी क्यों देती हो? सीधी सी बात है, अगर पौधों में रोज पानी नहीं देंगे तो वो मुरझा ही जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जैसे रोज पानी न देने से पौधे मुरझा जाते हैं, वैसे ही रोज स्कूल न जाने से बच्चों का दिमाग भी मुरझा जाता है, पढ़ाई से उनका मन हट जाता है। मैं तुम्हारी बात समझ गई मीना की माँ। मुझे लगा था कि सिर्फ 2 हफ्तों की ही तो बात है। 2 हफ्तों में क्या फर्क पड़ता है।
लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। सोमा बेटी, आज से तुम रोज स्कूल जाओगी बिना एक भी छुट्टी किए। और सोमा, स्कूल न आने के कारण जो पाठ तुम नहीं पढ़ पाई थी वो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी, लेकिन एक शर्त पे। शर्त? कैसी शर्त मीना? जब तुम पायलट बनोगी तो मुझे भी अपने साथ पूरी दुनिया घुमाओगी। पूरी दुनिया घुमाऊंगी, जहाज की सैर कराऊंगी। और उस दिन से सोमा रोज स्कूल जाने लगी बिना कोई छुट्टी किए, क्योंकि सोमा ने मीना की माँ की बात अपने दिलो दिमाग में बसा ली थी। याद है ना क्या कहा था मीना की माँ ने? उन्होंने कहा था, अगर एक भी क्लास छूटी समझो ज्ञान की कड़ी टूटी। दोस्तों, आप सब भी मुझसे वादा करो कि रोज स्कूल जाओगे बिना एक भी छुट्टी किए। वादा? ये हुई ना बात। सरल करे ये सबका जीना, चतुर सफल है अपनी मीना। चलो अब देखते हैं कि आज मीना और मिट्ठू ने क्या कविता लिखी है। मिट्ठू बात बताता है जो मीना भी वो कहती। रोज स्कूल जाने से ही पढ़ाई में रुचि बनी रहती, इसीलिए हर अभिभावक को करना होगा वादा, रोज स्कूल बच्चों को भेजे कर मजबूत इरादा। वाह 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 वाह, क्या शानदार कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अब एक गाना सुन लिया जाए। क्या आप भी यही सोच रहे थे? तो ठीक है, ये रहा आपका गाना। गाना सुन के तो मजा आ गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब क्या किया जाए। क्या कहा? जरा जोर से बोलो। हाँ, अब खेला जाए। बच्चों, आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक। हाँ, मैं तुम्हें एक अक्षर दूंगी और तुम्हें उस अक्षर से किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर और जगह का नाम बताना है। ठीक है? जी बहन जी। तो आज का अक्षर है ग। चलो चलो जल्दी से बताओ, ग से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। गौतम गंभीर। शाबाश सोमा। बच्चों, पता है ना गौतम गंभीर कौन है? भारत के एक मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी। क्रिकेट खेलते हैं। बल्लेबाज। क्रिकेट खिलाड़ी। हाँ, अब ग से किसी वस्तु का नाम कौन बताएगा? गमला। बिल्कुल सही दीपू। चलो बच्चों, अब ग से किसी जानवर का नाम बताओ। गधा, जिसे मूर्खता का प्रतीक भी माना जाता है। शाबाश सुमी।
चलो बच्चों, अब ग से किसी जगह का नाम। गैंगटॉक, जो कि सिक्किम की राजधानी है। शाबाश मीना। तो बच्चों, खेल के मजा आया ना? बहुत मजा आया बहन। मजा तो आपको भी खूब आया होगा, है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। दोस्तों, मुझे चिट्ठी जरूर लिखना, मैं इंतजार करूंगी। मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। पढ़ो पढ़ाओ, खेलो गाओ, सनल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। मीना की कहानी पौधे की तरह के बाद बारी है अब हमारी कक्षा 8 के विद्यार्थियों की। विज्ञान का पाठ 6, बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अध्यापक डॉक्टर देवेंद्र कुमार राठौड़। नमस्ते बच्चों, आज हम आपकी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 में से पाठ 6, बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ में हम 2 उद्योगों का विशेष अध्ययन करेंगे, कपड़ा एवं लोहा इस्पात उद्योग। हम जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की क्या दशा थी। बच्चों, आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से यह दोनों ही उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीन उत्पादन ने ही 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन में लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। बच्चों, उपनिवेशीकरण से तात्पर्य है किसी समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना। अर्थ, भारत प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र था और यहाँ ब्रिटेन को सुनहरा भविष्य दिखा। आपने पार्ट 2 में पढ़ा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार यहाँ फैलाने के लिए किस तरह से भारतीय विभागों पर कब्जे किए और किस तरह से व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड और यूरोप में ले जाकर बेचती थी। इस क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहां के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इसी तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा और इससे भारतीय शिल्प उद्योगों पर किस तरह से असर पड़े, इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम भारतीय कपड़े और विश्व बाजार पर बात करते। कपड़ा उद्योग के बारे में बात करें तो बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में बाकी देशों से कोसों आगे था, यानी कि बहुत आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता, बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया में जावा, सुमात्रा और पहला तथा पश्चिम और मध्य एशिया के इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप से बेचने के लिए भारतीय कपड़ा खरीदने लगी। इसी फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। अर्थात आज भी अगर हम देखें तो यूरोपीय देशों में इन शब्दों का प्रचलन आज भी है। यूरोपीय व्यापारियों ने भारत का बना हुआ बारीक सूत कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन यानी मलमल करने लगे। जल्दी ही यह मलमल शब्द
खूब प्रचलित हो गया। उसके बाद मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिणी पश्चिमी भारत के केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला और यहाँ से वे मसालों के साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहने लगे। कैलिको और मलमल की तरह बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। आपकी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 67 पर बने हुए चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। आप गौर से देखिए कि इस किताब में किस तरह एक एक चीज की कीमत लंदन में तय कर दी गई। यह सामान मंगवाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने जरूरी कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता। जब कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता। बही यानी कि सिली हुई मोटी कॉपी जो हिसाब लिखने के काम आती है। महाजनों, व्यापारियों आदि के हिसाब का रजिस्टर या लेन देन का नित्य प्रति हिसाब रखने या लिखने की पुस्तिका। इस बही के मुताबिक इस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला। आमतौर पर थान का नाप होता है 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा। यूरोपीय व्यापारी थान को पीस गुड कहते थे। यदि आप इस ऑर्डर के बुक पन्नों को पलट दें तो आपको पता चलता है कि उसमें सूती और रेशमी कपड़ों की 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। आओ बच्चों, अब हम इसमें वही दी गई विभिन्न किस्मों के नाम को देखते हैं। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उसमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी सिड्ज, कोसा या खमसा और बडाना भी कहते थे। बच्चों, अंग्रेजी का यह शब्द सिड्ज शब्द हिंदी के छींट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ सीट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़ों को कहा जाता है। 1680 के दशक में इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़ों की जबरदस्त मांग हो गई। आकर्षक फूल पत्तियां, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़ों का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद इंग्लैंड की महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान यानी कि पोशाकें पहनती थी। अब अगला शब्द देखें, बडाना। इस वस्त्र का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलकंद के लिए किया जाता था। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी के चटक रंगों वाली ऐसी बहुत सारी किस्मों के कपड़े आते हैं जिन्हें बांधना या रंगसा की विधियों से बनाया जाता था। बच्चों, आपके पुस्तक में चित्र 6 पेज नंबर 608 पर देखो। उसमें आपको दिखेगा कि कपड़े के मध्य से गुजरती लकीर, आपको पता है ये क्या है? दरअसल इस ओढ़नी में 2 बांध कर रंगे गए कपड़े के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे से सिला गया है। बनाना शैली के कपड़े अधिकांश राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ों का स्थान। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के पूर्व रेशमी निर्माता भारतीय कपड़ों के आयातों का विरोध करने लगे थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट को इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोग से इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। उस समय इंग्लैंड में नए नए कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामान अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इसी के अंतर्गत इंग्लैंड सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफेद या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़ों पर ही इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे।
भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधार की जरूरत दिखाई देने लगी। 1764 में जॉन ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। बच्चों, स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन है जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता है। जब वह पहिया घूमता था तो सारी तकलियां घूमने लगती थी। बच्चों, तकली का मतलब होता है सूत काटने का एक प्रकार का छोटा सा यंत्र, जिसमें पीतल की एक चकाई में छोटा सा सूजा लगा रहता है। कतनी, कतन या छोटा तकला, जिससे कि परंपरागत तकलियों की आवश्यकता काफी बढ़ गई। 1786 में रिसर्च आर्केराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। इसके बावजूद दुनिया के बाजारों में भारतीय कपड़ों का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार में बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी, परंतु जैसा कि आप जानते हो, जब इंग्लिश फर्स्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का राजनीतिक सत्ता मिल गई। इंग्लिश फर्स्ट इंडिया कंपनी अर्थात कंपनी राज का अर्थ है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत पर शासन। यह 1773 से शुरू किया था, जब कंपनी ने कोलकाता में एक राजधानी की स्थापना की थी। अपनी पहली गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने नियुक्त किया और संधि का एक परिणाम के रूप में 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद सीधे प्रशासन में शामिल हो गया। 1765 में जब बंगाल के नवाब कंपनी से हार गया था और दीवानी प्रदान की गई या बंगाल और बिहार में राजस्व एकत्रित करने का अधिकार मिल गया, तो उसे भारतीय चीजें खरीदने के लिए चांदी मांगने की जरूरत नहीं रही। यह आपने अध्याय 2 में विस्तृत रूप से पढ़ा है। और इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किसान और जमींदारी से राजस्व इकट्ठा करके उससे पैसों से कपड़ा खरीदने लगी। आपकी पुस्तक में प्रश्न संख्या 70 पर चित्र देखें और समझें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्र में से था। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन का केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। बच्चों, आप यह जानते ही होंगे कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी। सड़कें भी अभी बननी शुरू हुई थी। पूर्वी बंगाल, जो बांग्लादेश है, उसमें स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। यह शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिणी भाग को देखेंगे तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरामंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित थे। अभी तक आपने समझा कि भारतीय कपड़े विश्व बाजार पर अपनी क्या छाप रखते थे, किस तरह से भारतीय कपड़ा छपाई से संबंधित शब्दों का प्रचार प्रसार यूरोप के व्यापारियों के मध्य था। यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़े की लोकप्रियता को भी आपने जाना। अब हम चर्चा करेंगे कि बुनकर शब्द का अर्थ होता है कपड़ा बुनने वाला कारीगर। बुनकर आम तौर पर बुनाई के काम करने वाले समुदाय के कारीगर होते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलह या मोमिन, दक्षिणी भारत के साले या केकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध है। सूत काटना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। सूत परस्पर जुड़े रेशों की एक निरंतर लंबाई है। धागा एक प्रकार का सूत है। यह काम अधिकांश महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकलीक पर लपेट लिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते। ज्यादातर समुदाय में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिपीगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी, जो ठप्पे से छपाई करते थे।
हथकरघा पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसाय से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। बच्चों, आपने पुस्तक में पृष्ठ संख्या 71 पर बने चित्र को ध्यान से देखें। इस चित्र में बंगाल का एकता टी बुनकर दिखाई देगा। यह चित्र बेल्जियम चित्रकार सोल्विंग द्वारा बनाया गया था, जो 1790 के दशक का है। इस चित्र में तांती बुनकर गड्ढे वाले कार्य में काम कर रहा है। बच्चों, अब हम समझते हैं भारतीय कपड़े के पतन के क्या कारण रहे। ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के विकास से भारतीय उत्पादों पर कई तरह के असर पड़े। पहला असर था भारतीय कपड़ों का यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योग में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े को भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़ों को अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। इसी की वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया। उनके एजेंट ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में बेहद मोटा कपड़ा बनता था, जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। बच्चों, आपने पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर, दक्षिणी भारत में स्थित मदुरा का जिक्र अवश्य सुना होगा। शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकारी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों को आह्वान किया था कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें और हाथ से कते हुए सूत और हाथ से बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल करें। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह मिली। तो आइए बच्चों, जानते हैं कि आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकर और सूत काटने वालों का क्या हुआ। उनमें बहुत सारे तो खेतियार मजदूर बन गए, कुछ काम की तलाश में शहरों की तरह चले गए, बहुत से देश से बाहर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने चले गए। इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को मुंबई, जिसको कि अब मुंबई कहते हैं, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, कानपुर में खुले नए कपड़े कारखानों में नौकरी मिल गई। फिर हुआ भारत में सूती कपड़ा मिलों का उदय। बच्चों, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। यह कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत में ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे माल के निर्यात के लिए मुंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। मुंबई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी के निकट थी जहाँ कपास की खेती की जाती थी। जब वह सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से प्राप्त होने लगा। बच्चों, अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 73 पर चित्र 10 में देख रहे हो। यह चित्र सन 1900 के लगभग राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक कपास कारखाने में काम करती मजदूर महिला है। कताई विभाग में ज्यादातर मजदूर महिला ही होती थी, जबकि बुनकर विभाग में ज्यादातर पुरुष होते थे। सन 1900 तक आते आते मुंबई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी गुजराती व्यवसायों ने खोली थी, जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफी पैसा कमा चुके। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। अगले साल संयुक्त राज्य स्थित कानपुर में भी एक और कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार, खेती हर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। प्रारंभिक दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा उद्योगों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहले समस्या तो यह थी कि इन उद्योगों को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ा। छोटे देशों की सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी।
लिहाजा भारत में औद्योगिकरण सूती वस्त्र उत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफी कमी आ गई। सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़ा उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। बच्चों, आप अपनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 74 पर एक तलवार का चित्र देख रहे हो। यह तलवार कोई मामूली तलवार नहीं, यह तलवार टीपू सुल्तान की है। इस तलवार की मूठ कुरान की आयतें लिखी हुई है, जिसमें युद्ध में फतेह के संदेश दिए गए हैं। गौर से देखिए, शेर का सिर मूठ के निचले सिरे की तरफ है। यह तलवार 18वीं सदी के अंत की है। अभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने सुना सामाजिक विज्ञान का पाठ 6 बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, जिसे प्रस्तुत करने आए थे अध्यापक डॉक्टर देवेंद्र राठौड़ और जिसकी समीक्षा की थी शशि त्रिपाठी ने। अब समय है कक्षा 10 के विद्यार्थियों की, जो सुनेंगे आज विज्ञान का पाठ 6 जैव प्रक्रम, जिसे प्रस्तुत करने आ रही हैं अध्यापिका डॉक्टर वेंकटेश्वरी पानेरी। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है। क्या आपको पता है, सजीव और दिमाग में यह विचार आएगा कि जो गति करते हैं सजीव और जो गति नहीं करते हैं उन्हें निर्जीव कहते हैं। किंतु बच्चों, पेड़ पौधे भी तो गति नहीं करते, तो क्या वे निर्जीव हैं? नहीं, पेड़ पौधों में होने वाली गति सूक्ष्म होती है और दिखाई नहीं देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे सजीव हैं। इसके अलावा ऐसे जीव जिनमें वृद्धि होती है वह भी कई बार गति नहीं करते, किंतु वे भी सजीव की श्रेणी में ही आते हैं। अतः केवल गति और वृद्धि के आधार पर ही हम सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर सकते। सजीवों में कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो निर्जीव में नहीं पाई जाती हैं, और इन्हीं क्रियाओं को जैव क्रियाएं कहते हैं, जो सजीवों को निर्जीव से अलग करती है। जीवों के शरीर को मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। अनुरक्षण का तात्पर्य है बच्चों मेंटेनेंस। जैसे मशीनों को मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे शरीर को भी मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। जीवों में ये अनुरक्षण का कार्य यानी मेंटेनेंस का कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब हम कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे हो, जैसे जब हम सो रहे हो या हम कक्ष में बैठे हो, तब भी यह अनुरक्षण का कार्य चलता रहता है। तो बच्चों, वे सभी कार्य जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। और आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय 6 जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे। अनुरक्षण करने वाले यह जैव प्रक्रम अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण आदि। बच्चों, इन सभी प्रक्रमों में से आज हम पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पोषण का तात्पर्य क्या होता है? अब आप लोग सोचेंगे कि पोषण का अर्थ भोजन करना है। सरल शब्दों में तो बच्चों पोषण का अर्थ भोजन करना ही है, किंतु भोजन करने के अतिरिक्त इसमें और भी क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। बच्चों, जब हम टहलते हैं, साइकिल चलाते हैं या हम खेलते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम कोई क्रियाकलाप नहीं कर रहे होते हैं तब भी अनुरक्षण की क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए ही भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब बच्चों, हम बात करते हैं कि सजीव अपना यह भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो सभी जीवों में यह अलग अलग विधियों से प्रक्रिया संपन्न होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी होते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु। अन्य जीव जटिल पदार्थों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ये जीव विषमपोषी होते हैं और स्वपोषी पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, जैसे समस्त जंतु और कवक। बच्चों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह स्वपोषी और विषमपोषी क्या होते हैं। स्वपोषी का अर्थ है ऐसे जीव
जो स्वयं का पोषण करते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। बच्चों, आप लोगों ने अपनी छोटी कक्षाओं में ये जरूर पढ़ा होगा कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वास्तव में बच्चों, केवल सूर्य का प्रकाश ही नहीं बल्कि पत्तियों में पाया जाने वाला एक हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल, वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अच्छा बच्चों, क्या आपको पता है कि पौधों की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पत्तियों का ये हरा रंग इसी क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है, जिसे पर्णहरित भी कहते हैं। बच्चों, अब हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में विस्तृत से जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 4 चीजों की आवश्यकता होती है: कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल या पर्णहरित। इस प्रक्रम में पौधे वातावरण से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, उन्हें मंड के रूप में संचित किया जाता है और बच्चों, यह कार्बोहाइड्रेट आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। बच्चों, क्या आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं? यदि हम पत्तियों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो इनकी सतह पर अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं और इन्हीं छिद्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। किंतु बच्चों, गैसों का यह आदान प्रदान जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में जल की हानि भी होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर देता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो ये छिद्र बंद हो जाता है। इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार से स्वपोषी में पोषण की क्रिया होती है, जो कि सामान्यतः पेड़ पौधों में संपन्न होती है। अन्य सभी जंतु तथा मनुष्यों में विषमपोषी पोषण पाया जाता है, जिसमें पोषण के लिए स्वपोषी पर निर्भर रहना पड़ता है। बच्चों, विषमपोषी पोषण में भोजन के स्वरूप उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अलावा जीव के भोजन ग्रहण के तरीके पर भी यह पोषण की विधि निर्भर करती है। भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर कर दिया जाता है और तब उसका अवशोषण किया जाता है। फफूंदी, यीस्ट, मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं और उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। बच्चों, आपको पता है, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा में भोजन उसकी पूरी सतह से लिया जा सकता है, किंतु बहुकोशिकीय जीवों में पोषण के लिए विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट होते हैं। अमीबा अपनी कोशिकीय सतह से अंगुली के समान अस्थायी प्रवर्ध बनाता है और इनकी मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेता है तथा संगलित होकर एक खाद्य रिक्तिका बनाता है। इस खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ा जाता है और यह सरल पदार्थ कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। बचा हुआ अपचित पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है और कोशिका की सतह से ही बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार एक कोशिकीय जीवों में कोशिका की सतह द्वारा पोषण की क्रिया संपन्न होती है। बच्चों, जिस प्रकार
एक कोशिका में कोशिका सतह पोषण की प्रक्रिया संपन्न करती है, उसी प्रकार बहुकोशिकीय में पोषण प्रक्रिया के लिए कुछ विशिष्ट अंग होते हैं। बहुकोशिकीय में पोषण में अब हम मनुष्य में पोषण कैसे होता है यह जानेंगे। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका शरीर में जाने के बाद क्या होता है, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? यही सब इस प्रक्रम में जानेंगे। बच्चों, मनुष्य में पोषण के लिए हमारे शरीर में एक लंबी नली समान संरचना पाई जाती है जिसे आहार नाल कहते हैं। यह आहार नाल मुंह से लेकर गुदा तक फैली होती है। बच्चों, आप सभी को अलग अलग प्रकार के व्यंजन और स्वादिष्ट भोजन पसंद होंगे। क्या आपने कभी सोचा कि हम जो ये अलग अलग तरह का भोजन करते हैं उसका हमारे शरीर में जाने के बाद क्या होता है? हम जो भोजन करते हैं उसे ये भोजन नली यानी कि आहार नाल से गुजरना होता है। इस भोजन को एक पूरे प्रक्रम से गुजरना पड़ता है जिससे यह भोजन छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। भोजन को छोटे कणों में तोड़ने के लिए हमारे मुख में दांत पाए जाते हैं। अब यह तो आप सभी को पता है कि भोजन को बारीक चबाकर खाना चाहिए। आप सभी को बड़े हमेशा कहते रहते हैं ना, भोजन को इसलिए चबाकर खाना चाहिए ताकि यह पतला हो जाए और इस नली में या आहार नाल में आगे की ओर आसानी से बढ़ सके। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि गुलाब जामुन रसगुल्ले का नाम सुनकर मुंह में पानी आता है या नहीं? बिल्कुल आता है। देखो, शायद अभी भी आ गया। यह केवल पानी नहीं होता बल्कि लार ग्रंथि से निकलने वाला एक रस होता है जिसे लार रस या लार कहते हैं। यह लार भोजन को गीला बनाता है और आहार नली में भोजन आगे की ओर बढ़ता है। इस लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे एमाइलेज कहते हैं। यह एमाइलेज मंड के जटिल अणु को सरल शर्करा में बदल देता है। भोजन को चबाते समय हमारी जिह्वा या जीभ भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। आहार नली के हर भाग में भोजन नियमित रूप से क्रमाकुंचक गति करता हुआ अर्थात क्रम से गति करता हुआ आगे बढ़ता है। मुंह से अब यह तरल भोजन ग्रसिका या ईसोफेगस में जाता है। ग्रसिका गले में पाई जाने वाली पतली लंबी नली जैसी संरचना है जो भोजन को आमाशय तक ले जाने का कार्य करती है। आमाशय ग्रसिका से जुड़ा हुआ एक जे आकार का विशिष्ट अंग है जहां आकर भोजन का अधिकांश पाचन होता है। आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है जो अनेक पाचक रसों का स्रवण करती है जिससे भोजन का पाचन होता है। यह जठर ग्रंथि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन जो कि एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है का स्रवण करती है। साथ ही श्लेष्मा का भी स्रवण करती है। बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो एक प्रबल अम्ल है जो हानिकारक हो सकता है, तो क्या ये हमारे आमाशय को नुकसान नहीं पहुंचाता? तो इसका जवाब है सामान्यतः नहीं, क्योंकि जो श्लेष्मा है वह आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। किंतु फिर भी कभी आपने बड़ों से कहते हुए सुना होगा कि मुझे एसिडिटी की शिकायत हो गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार भोजन न करने के कारण या तेलीय पदार्थ खा लेने से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा आमाशय में बढ़ जाती है। इस कारण लोगों में एसिडिटी की शिकायत हो जाती है। बच्चों, अब आप आमाशय से यह अर्धपचित भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह लगभग 7 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत की लंबाई विभिन्न जंतुओं में उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी में सेल्यूलोज के पाचन के लिए छोटी आंत लंबी होती है, जबकि मांस का पाचन सरल होता है, इसलिए बाघ में छोटी आंत छोटी होती है। छोटी आंत में भोजन का लगभग पूर्ण पाचन होता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इन सभी का पूर्ण पाचन स्थल है। यहाँ भोजन के पाचन के लिए
यकृत तथा अग्नाशय से अनेक पाचक रस स्रावित होते हैं। आमाशय में भोजन का माध्यम अम्लीय होता है और छोटी आंत में यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस के कारण भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाता है। यह क्षारीय माध्यम इसलिए बनाया जाता है ताकि अग्नाशयी एंजाइम की क्रिया हो सके। बच्चों, छोटी आंत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त रस इन बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, जिससे एंजाइम की जो क्रियाशीलता है वो बढ़ जाती है। अग्नाशय से स्रावित रस में एक ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। साथ ही लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। बच्चों, छोटी आंत में भी कुछ आंतरीय रस स्रावित होते हैं, जिसमें पाए जाने वाले एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। अब आता है बच्चों इस पचे हुए भोजन का अंतिम पड़ाव, यानी पचे हुए भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित करती है। छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं, और यह अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम में बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। प्रत्येक कोशिका इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में, नए ऊतकों के निर्माण में और पुराने ऊतकों की मरम्मत में करता है। अंत में बिना पचा भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहां दीर्घ रोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं और अंत में बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर त्याग दिया जाता है। इस प्रकार आहार नाल के द्वारा मनुष्य में भोजन के संपूर्ण पाचन एवं अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। बच्चों, इस प्रकार आज हमने जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाले प्रक्रम पोषण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की, जिसमें स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण के बारे में जाना। स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हमने अच्छी तरह समझा, जो कि हरे पेड़ पौधों में पाई जाती है। साथ ही विषमपोषी पोषण में एक कोशिकीय जीवों तथा बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार पोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, हमने इसकी जानकारी प्राप्त की। इसी के साथ बहुकोशिकीय जीवों में मनुष्य में पोषण की संपूर्ण प्रक्रिया को समझा, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि आहार नाल के विभिन्न भागों और उनके कार्यों को कैसे संपन्न किया जाता है, और हमने यह जाना कि किस प्रकार हम जो भोजन करते हैं उसका हमारे शरीर में जाने के बाद क्या होता है और इसका पाचन किस तरह होता है। आशा है बच्चों आपको यह पाठ पसंद आया होगा। आप निरंतर पाठ का अध्ययन करते रहें, क्योंकि बार बार अध्ययन करने से पाठ याद होगा और परीक्षा के समय परेशानी नहीं आएगी। साथ ही हमने कुछ जो प्रश्नों का अध्ययन किया उन्हें भी आप निरंतर करते रहें, जैसे लार में पाए जाने वाले एंजाइम, जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम और आंतरीय रस में पाए जाने वाले एंजाइम, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। बच्चों, अपना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, कोरोना प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन कीजिए और हाँ, सदैव मास्क लगाकर रखिए। अभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने अध्यापिका डॉक्टर वेंकटेश्वरी पानेरी से सुना विज्ञान का पाठ 6 जैव प्रक्रम।